आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो चैप्टर हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन नीट में पूछे गए। तो देखिए पहली हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो देखिए कह रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो कह रहा है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो थी जिसके माध्यम से हम लोग माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारण कर सकते थे या उसमें कोई प्रकार की बीमारी है उसके बारे में जान सकते थे। तो कह रहा है एमनियोसेंटेसिस से क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमको बताना है, यानी गलत वाले को बताना है। तो पहला है देखिए इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम्स। तो डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम 21 नंबर के जो क्रोमोसोम होता है उसमें अनियमितता या गड़बड़ी के कारण होता है। तो इसको हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के द्वारा बता सकते हैं, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है लिंग निर्धारण वो भी क्रोमोसोम के द्वारा होता है। XX क्रोमोसोम वाला लड़की और XY वाला लड़का। तो यहाँ भी डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम लोग बता सकते हैं। अगला है देखिए इट इज यूजुअली डन व्हेन ए वोमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। ये भी हमारा सही है कि जब महिला 14 से 16 सप्ताह की उसमें प्रेगनेंसी हो या गर्भधारण किए हुए 16 से 14 वीक के बीच का समय हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो उस समय भी हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका उपयोग हम बच्चा पैदा होने के पहले उसके लिंग निर्धारण के लिए भी कर सकते हैं। अब अगला आ जाता है इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पायलेट। तो क्लेफ्ट पायलेट का मतलब जो बच्चे ओंठ कटे पैदा होते हैं, आपने देखा होगा, तो उस बीमारी का नाम है क्लेफ्ट पायलेट। एक तरह से वो बीमारी नहीं विसंगति है, एनोमलीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो गड़बड़ी है। तो इस गड़बड़ी को हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक द्वारा नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से एक का बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया। तो ध्यान दीजिए क्रोमोसोम से रिलेटेड डाउन सिंड्रोम है तो ये भी सही हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन भी क्रोमोसोम से संबंधित है और 14 से 16 वीक के अंतराल में ही ये जांच होती है, ये भी करेक्ट है। क्लेफ्ट पायलेट के बारे में हम जानकारी एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए पहले का बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस इज फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोलिक फ्लूइड सराउंडेड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है हमारी, जिसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक हमारी फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिंग की जांच और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी डिसऑर्डर के लिए किया जाता है। और डिसऑर्डर किसमें? क्रोमोसोमल पैटर्न। तो चूंकि डाउन सिंड्रोम 21वें नंबर के क्रोमोसोम पैटर्न में डिस्टरबेंस होता है, तो इसलिए उसको भी हम इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इन्फेंट, इससे हम बच्चे का लिंग निर्धारित कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई सम एबनॉर्मलिटीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान दीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि टू आइडेंटिफाई सम एबनॉर्मलिटीज यानी विसंगति इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड टू डिटेक्ट सर्टेन बायोकेमिकल एंड एंजाइमेटिक एबनॉर्मलिटीज, और बहुत सारी जैव रासायनिक एवं एंजाइम से रिलेटेड विसंगतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इट इज यूजुअली डन व्हेन वोमेन इज 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट, इसको जनरली कब किया जाता है, जब महिला 14 से 16 वीक की प्रेग्नेंट होती है। क्लेफ्ट पायलट कैन बी डिटेक्टेड बाई अल्ट्रासाउंड, जो क्लेफ्ट पायलट होता है ये हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के माध्यम से नहीं। तो गलत हमसे पूछा गया है तो पहले का बी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। देखिए हमने आपसे बताया था कि एमनियोसेंटेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो पूछे जा रहे हैं। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन द डेवलपिंग फीटस बाई एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस, तो इस माध्यम से किसको नहीं डिटेक्ट किया जा सकता यानी पहचाना जा सकता। तो देखिए डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है 21वें नंबर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी सिंड्रोम यानी क्रोमोसोम से रिलेटेड है। सेक्स ऑफ द फीटस ये भी क्रोमोसोम से रिलेटेड है, लेकिन जॉन्डिस जो है पीलिया जिसको कहते हैं वो लीवर से संबंधित है, तो जो क्रोमोसोम से संबंधित नहीं है उसको हम एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से नहीं बता सकते। तो 2 का बी हम जॉन्डिस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो 2 का बी जो गलत है वही हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 का बी गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए 2 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बता रहा है कि एमनियोसेंटेसिस इज ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इन विच एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटल सेल्स विच सराउंड्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो is extract and cell are tested for chromosomal pattern to identify genetic disorder if any। तो कह रहा है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो बच्चा है पेट के अंदर उसके लिंग को निर्धारित कर सकते हैं, और जो एमनियोलिक और कैसे करते हैं उसके लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, या जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसकी कुछ कोशिकाएं लेते हैं और उसके माध्यम से एम्ब्रियो के क्रोमोसोमल पैटर्न को हम लोग जानकारी लेते हैं। तो इस माध्यम से हम जेनेटिक डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोम से संबंधित किसी भी अनियमितता को या विसंगति को बता सकते हैं। जॉन्डिस इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो पीलिया है या जॉन्डिस है ये हमारी क्रोमोसोम से संबंधित विसंगति नहीं है, thus कैन नॉट बी टेस्टेड बाई एमनियोसेंटेसिस। तो 2 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एमनियोसेंटेसिस इज फॉर। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को हम किस काम के लिए यूज करते हैं ये हमको बताना है। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के द्वारा हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि किसी प्रकार की क्रोमोसोम से संबंधित विसंगति का पता लगाया जाता है। तो डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज 3 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें एक विकल्प ये भी है कि डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस, तो ये भी करेक्ट है कि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है फीटस उसके सेक्स को डिटरमाइन भी किया जाता है, लिंग निर्धारण। लेकिन अब 2 विकल्प आ गए, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज यानी किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है,
वैसे ए और डी दोनों सही होने चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है एमनियोसेंटेसिस इज विथड्रॉल ऑफ ए सैंपल ऑफ द फ्लूइड, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, सराउंडिंग ए फीटस इन द यूटेरस बाय पियर्सिंग द एमनियोटिक सैक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। कह रहा है एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में क्या करते हैं कि पेट में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। तो उसको हम लोग एक सिरिंज अंदर चुभो करके, पियर्स करके यानी चुभो करके उस एमनियोटिक सैक से फ्लूइड को निकाल लेते हैं। और ये काम हम जो पेट है उसकी दीवार में सिरिंज डाल के करते हैं। अंडर डिटेक्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड द्वारा ये हम लोग देख रेख भी करते हैं कि फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड ही हम सिरिंज द्वारा निकाल रहे हैं कि नहीं। एज द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन्स सेल फ्रॉम द फीटस, कुछ कोशिकाएं भी फीटस की यानी जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसकी आती हैं। सेल कल्चर अनेबल क्रोमोसोम पैटर्न टू बी स्टडीड सो दैट पैटर्न प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैन बी मेड। जो सेल आती हैं फीटस की उसका कल्चर करके हम ये पता लगा सकते हैं, संवर्धन, कल्चर मतलब संवर्धन करके ये बता सकते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज यानी विसंगत तो नहीं है। सर्टेन मेटाबॉलिक एरर एंड अदर एबनॉर्मलिटीज, कुछ उपापचयी क्रियाओं में गड़बड़ी या फिर अन्य प्रकार की समस्या, जैसे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था एंजाइमेटिक गड़बड़ी या बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज। तो सच एज स्पाइना बाइफिडा कैन बी आल्सो diagnosed prenatally from analysis of the cells or of the fluid, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा यानी जो हमारी स्पाइन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी वर्टिब्री हैं जिनको हिंदी में कशेरुका कहते हैं। तो उनमें एक कांटा होता है नुकीला, तो एक एबनॉर्मलिटी जो होती है विसंगत, जिसमें जो एक कांटा नुकीला होता है वो दो हो जाते हैं, इसलिए बाइफिडा यानी दो हो जाते हैं इस तरह उंगली की तरह। तो जब दो हो जाते हैं तो इसकी जानकारी भी हम लोग एमनियोसेंटेसिस टेक्निक द्वारा लगा सकते हैं प्रीनेटली यानी बच्चा पैदा होने के पहले। तो कुल मिला करके सेक्सुअल एबनॉर्मलिटीज, सेक्स से मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज और एंजाइमेटिक या बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, इस तरह की चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। तो 3 के डी विकल्प को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जबकि ए वाला भी सही है। डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस की बजाय ये अनबॉर्न लिखने की वजह से गलत हो गया, क्योंकि अनबॉर्न तो बच्चा पैदा होता है 9 महीने के। गलत क्यों है इसको भी समझिए। बच्चा पैदा होता है 9 महीने पे, तो हम कह दें कि जब पैदा नहीं हुआ तो 9वें महीने में चेक कर लें, ऐसा नहीं। 14 से 16 वीक में लिखा गया है ऊपर सवाल में। तो एमनियोसेंट्रिक टेक्निक 14 से 16 वीक में ही की जाती है। तो उसके बाद अगर बच्चा नहीं भी पैदा हुआ अनबॉर्न, तब भी हम एमनियोसेंट्रिक टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, इसलिए ए वाला नहीं सही किया गया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है, ये बारीकी आपको समझना है। तो किस प्रकार से ए नहीं सही है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनेशन सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। तो कह रहा है कि जो फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड, बच्चे के लिंग निर्धारण की बात है, तो उसका परीक्षण करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड में हम लोग क्या देखते हैं, लुकिंग फॉर। तो क्या देखते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 का सी विकल्प करेक्ट है। इसको अब आप लोग काट दीजिए, क्योंकि जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है अभी
उसमें बार बॉडी शब्द का यूज कहीं भी नहीं आया है। इसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे नीट में नहीं पूछा जाएगा अगर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। आप लोग फिर से देख लीजिए, हो सकता है हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही हो। तो बार बॉडी शब्द का यूज नहीं है, तो ये क्वेश्चन फिर आपसे अब इस बार के नीट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पेपर नई वाली एनसीईआरटी से बन रहा है। तो बार बॉडी एक प्रकार का क्रोमोसोम है, देख लेते हैं इसको और इसको समझ लीजिए। वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो बार बॉडी जो स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम दैट इज फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल मैमल्स। तो कह रहा है जो बार बॉडी है एक प्रकार की संरचना होती है जिसमें घना एक्स क्रोमोसोम होता है। कंडेंस का मतलब जिसका घनत्व तो ज्यादा यानी ज्यादा पास हो। दैट इज फाउंड इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल मैमल्स। और ये पाया कहाँ जाता है? स्त्री स्तनधारी में पाया जाता है जो न्यूक्लियाई या केंद्रक नॉन डिवाइडिंग हो यानी विभाजित ना हुआ, वहां पाया जाता है। अब ये बीच का सब छोड़िए। द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट दैट द डेवलपिंग फीटस इज फीमेल। अगर बार बॉडी मिल जाती है तो चूंकि फीमेल मैमल में है तो जाहिर सी बात है बार बॉडी मिलेगी, तो इसका मतलब गर्भ में पल रहा बच्चा फीमेल यानी लड़की है। तो वही कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट दैट द डेवलपिंग फीटस इज फीमेल विद 2x क्रोमोसोम। तो जाहिर सी बात है कि महिला में 2x क्रोमोसोम होते हैं, पुरुष में 2XY लिंग क्रोमोसोम होते हैं। केवल क्रोमोसोम न कहें, लिंग क्रोमोसोम, जिनके माध्यम से लिंग का परीक्षण किया जाता है। तो 4 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अब एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए पूछा अभी नहीं जाएगा। फिर भी देख लीजिएगा आप, हो सकता है भूल से हमें ध्यान ना आ रहा हो, तो आप लोग और एक बार एनसीईआरटी में एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ लीजिए। अब आ जाता है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमको करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन और नीट के अनुसार का 5वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन का रोल कौन सी कंट्रासेप्टिव मेथड में इन्वॉल्व है? तो देखिए लैक्टेशनल एमिनूरिया, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, ये जो है हमारी ये हार्मोन के रोल भी इनमें इन्वॉल्व है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन। एक हार्मोन का भी रोल किन गर्भ निरोधक युक्तियों में इन्वॉल्व है? तो वो है जो हमारी पिल्स दी जाती हैं, गोलियां, तो वो उनमें हार्मोनल यूज भी है उनका। तो लैक्टेशनल एमिन्यूरिया, पिल्स यानी गोलियां, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं ये हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट भी इनका होता है। इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखिए लैक्टेशनल एमिन्यूरिया मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that ovulation and therefore the menstrual cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition। तो ध्यान दीजिए हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जब तक बच्चा दूध पीता है 6 महीने तक, तो तब तक ओवुलेशन की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। तो उसी पीरियड को लैक्टेशन एमिन्यूरिया बोलते हैं, यानी बच्चा जब दूध पीता है तो उस समय एमिन्यूरिया की कंडीशन होती है, यानी जो मासिक स्राव है वो नहीं होता। तो इस वजह से ओवम नहीं निकलता, यानी ओवुलेशन नहीं होता, जिससे गर्भधारण की संभावना कम होती है। अब आगे क्या कह रहा है कि दिस इज बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग डिस्टर्ब द पैटर्न ऑफ पल्सटाइल रिलीज ऑफ GnRH एंड हाइपोथैलेमस एंड हेंस रिडक्शन इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कह रहा है इसका कारण है कि जब बच्चा दूध पीता है यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ बच्चे को,
तो उस समय क्या होता है कि बच्चे के दूध पीने से GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ये इसके पीछे जो चैप्टर पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा है। एंड हेंस रिडक्शन इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या होता है कि ये क्या करता है कि रिडक्शन इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRH हार्मोन के निकलने को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है हाइपोथैलेमस, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है उस समय। तो फिर से समझिए कि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। तो इसकी मात्रा जब कम निकलेगी तो उससे क्या होता है कि पिल्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन। तो जो हमारी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनमें हार्मोन ही होते हैं, या तो प्रोजेस्टोजन होता है या प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी संयुक्त रूप, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो कह रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट विच आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली बाय फीमेल। तो अब गोली के रूप में इन हार्मोन को, जिनको गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, तो उनमें यही हार्मोन होता है। तो इनको हम लोग ओरली यानी मुंह के द्वारा माँ के शरीर में एडमिनिस्ट्रेट करा देते हैं, यानी प्रवेश करा देते हैं। तो दे इनहिबिट ओवुलेशन। तो ये क्या करते हैं? ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग, अंडे को ओवरी से निकलने से रोक देते हैं। इम्प्लांटेशन एज वेल एज लेटर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और गर्भ का प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन भी रोक देते हैं। गर्भ में एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देते। एज वेल एज लेटर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है सर्विक्स में, मतलब वाजाइना की नली में, यौन की नली में जो म्यूकस सिक्रीट होता है, लिसलिसा पदार्थ सिक्रीट होता है, उसकी क्वालिटी को भी डिक्रीज कर देता है, ताकि जो है स्पर्म वहां तक न पहुंच पाए। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स आर पिल्स दैट कंटेन लियोनॉर्जेस्ट्रेल। अब जो हमारी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होती है, आपातकालीन वाली गर्भ निरोधक, उसमें लियोनॉर्जेस्ट्रेल नामक हार्मोन होता है। ए टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन, यह एक प्रकार का प्रोजेस्टिन हार्मोन है। दैट हेल्प टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो कि गर्भधारण को रोकता है। व्हेन टेकन इन फ्यू डेज आफ्टर सेक्स, अगर सेक्स के कुछ दिन बाद इसको खा लिया जाए तो कुल मिलाकर के जो हमारी इमरजेंसी पिल्स है, ये उन हार्मोनों को रोकती हैं जिससे ओवुलेशन हो यानी अंडोत्सर्ग हो, या जिससे प्रेगनेंसी धारण हो, या फिर गर्भ का प्रत्यारोपण यानी इम्प्लांटेशन हो। तो इन सारी क्रियाओं को रोकती हैं। इसलिए कुल मिलाकर के 5 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। लैक्टेशनल एमिनूरिया कराती है, पिल्स इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। तो लैक्टेशनल एमिनूरिया का मतलब जब तक बच्चा दूध पीता है लगभग 6 महीने तक, तो ओवुलेशन नहीं होता, इसे लैक्टेशनल एमिनूरिया बोलते हैं। ओवम से अंडाणु नहीं निकलता ओवरी से। 5 का भी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन कौन सी हैं? हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो हमने बोला था आपको कि इनको याद कर लीजिए, ये चीज जरूर पूछी जाएगी। तो देखिए 6 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। लिप्पी लूप्स इज नॉन मेडिकेटेड अल्ट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो जो लिप्पी लूप है इसमें किसी प्रकार की दवाई नहीं है, नॉन मेडिकेटेड है, और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, यानी गर्भाशय के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हमने फिगर में देखा भी था एनसीईआरटी में। व्हाइल मल्टी लोड 375 इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और जो मल्टी लोड 375 है
ये भी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, यानी गर्भाशय के अंदर लगाई जाने वाली, और ये कॉपर रिलीजिंग है, यानी तांबे के आयन निकालती है। अगला क्या है, वॉल्ट इज ए बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। जो वॉल्ट है हमारा, ये एक प्रकार का बैरियर मेथड है, यानी शुक्राणु को अंडाणु से, या अंग्रेजी में कहें स्पर्म को ओवम से नहीं मिलने देता है। इस प्रकार से जन्म नियंत्रित करता है। इट इज ए हेमीस्फेरिक डोम लाइक रबर और प्लास्टिक कैप। तो ये जो वॉल्ट होता है, ये अर्ध वृत्ताकार या अर्ध गोलाकार गुंबद नुमा रबर या प्लास्टिक का बना हुआ टोपी होता है, विद थिन रिम मिंट, जिसमें पतला रिम होता है जैसे साइकिल के पहिए में, फॉर फिटिंग ओवर द वाजाइनल सर्विक्स, जो कि योनि के सर्विक्स में या नली में अच्छे से फिट हो जाता है। तो 6 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने आपसे बताया था कि इनको याद कर लीजिए। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन कौन सी हैं? प्रोजेस्टासर्ट, इसका नाम ही है प्रोजेस्ट्रान हार्मोन, तो प्रोजेस्टासर्ट। और LNG20 ये जो है दोनों, देखिए LNG का मतलब लियोनार्जिस्ट्रल, इसके ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में जब हम पढ़ रहे थे 5वें नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था इमरजेंसी वाले में लियोनार्जिस्ट्रल। तो LNG20, तो लियोनार्जिस्ट्रल एक प्रकार का प्रोजेस्टिन है, यानी ये भी हार्मोन है। तो हार्मोन से संबंधित कौन कौन सी हमारी हो गई? यही दोनों हो गई, प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। तो यही 6 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, हमको बताना है। तो देखिए सी विकल्प हमारा, आयुडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन द यूटेरस। एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फैगोसाइटोसिस का मतलब खा जाना, स्पर्म को खा जाती हैं। आयुडीज मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज जो हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म को भोजन के रूप में खा जाती हैं, जो आयुडीज यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती हैं। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज इंक्रीजेज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूटेरस। तो गर्भाशय के अंदर शुक्राणु को खा जाती हैं, जो गर्भाशय के अंदर फिट की जाने वाली हमारी गर्भ निरोधक तकनीकी है। तो 7 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। तो देखिए 7 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 8वें में पूछ रहा है, कह रहा है द कंट्रासेप्टिव सहेली। तो सहेली नाम की जो गर्भ निरोधक गोली है वो क्या करती है? तो ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द यूटेरस। तो गर्भाशय में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको पकड़ने वाले संवेदी अंग को ब्लॉक कर देती है, प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। जिससे क्या होता है कि जो अंडाणु है, ओवम है जो फीमेल का, वो इम्प्लांट यानी गर्भाशय में रोपित होने से रुक जाता है या प्रिवेंट हो जाता है। ये काम होता है सहेली नामक कंट्रासेप्टिव का। तो 8 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सहेली इज ए मिनी पिल्स दैट कंटेन ए नॉर्जेस्टेरॉयडल प्रिपरेशन कॉल्ड सेंटक्रोमाइन which is taken once in a week after an initial intake of twice a week dose for 3 months। तो सहेली एक प्रकार की हमारी मिनी पिल्स है, यानी छोटी गोली है जिसमें नॉर्जेस्टेरॉयडल पाया जाता है, प्रिपरेशन कॉल्ड सेंटोक्रोमाइन, इसको सेंटोक्रोमाइन के नाम से भी जानते हैं, विच इज टेकन वंस ए वीक, जो सप्ताह में एक बार ली जाती है, आफ्टर एन इनिशियल इनटेक ऑफ ट्वाइस ए वीक डोज फॉर 3 मंथ्स, और एक सप्ताह के बाद इसको 2 बार लेते हैं 3 महीने तक। तो ये काम क्या करती है,
इट ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, तो ये एस्ट्रोजन वाले संवेदी अंग को ब्लॉक कर देती है इन द यूटेरस, गर्भाशय में। हेंस अल्टर्ड यूटेराइन लाइनिंग, जिससे यूटेरस के अंदर जो लाइनिंग है जिससे गर्भधारण हो सके वो गड़बड़ा जाता है, अल्टर हो जाता है। एंड प्रिवेंट फर्टिलाइज एग फ्रॉम बीइंग इम्प्लांटेड, अब वहाँ की लाइनिंग ही गड़बड़ हो जाएगी तो अंडा जो है, एग जो है वो कैसे रोपित होगा, कैसे इम्प्लांट होगा, तो इसलिए फर्टिलाइज एग के इम्प्लांटेशन को भी ये रोक देती है। तो 8 का ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। तो आज की स्टडी बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।